नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए धातु, अधातु तथा उपधातु का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें कक्षा 10 में जो भी इस अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक दो नंबर वाले और विकल्प वाले, वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से भी अपनी कक्षा से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है धातु, अधातु तथा उपधातु। तो सबसे पहले हम धातु की बात करते हैं। तो धातु क्या होती हैं? ये तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु हमेशा ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। इनमें सिल्वर धातु विद्युत की सर्वोच्च चालक कही जाती है। धातुओं में सिल्वर सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत की, याद रखना है। ये कठोर होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं और पीटने पर आवाज़ करती हैं। इसमें जो सोना धातु है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य का मतलब कि किसी धातु को अगर हम तार में बदलें तो कितनी लंबी हो सकती है या कितनी लचीली होती है। चलें आगे हम। और एक है मरकरी। एक धातु मरकरी है जिसे पारा कहा जाता है और वो कमरे के ताप पर द्रव है, याद रखना है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव धातु है। बस ये एक ऐसी धातु है जो कि धातु की श्रेणी से अलग है थोड़ी सी, और इसका प्रश्न भी पूछा जाता है। याद रखना है कि एक मरकरी पर प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर, और सिल्वर पर पूछा जाता है और सोने पर। तो चलें धातु के बाद अब अधातु की बात करते हैं। तो अधातु क्या होती है? सीधी बात है, जो धातु नहीं होती वो अधातुएँ होती हैं। अधातुएँ तो वे तत्व जो ऊष्मा का और विद्युत का चालन नहीं करते, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि सभी अधातुएँ हैं। इनमें से 10 अधातुएँ ठोस अवस्था में तथा 11 गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें एक धातु कुचालक है जो ग्रेफाइट है, ये अपवाद में आती है। और चमकीली जो धातु है वो आयोडीन होती है। चलो इसका प्रश्न भी है, आगे बताएंगे। इसके बाद उपधातु की बात करें हम, तो धातु और अधातु दोनों के जिसमें गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहा जाता है। जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातु में आएंगे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं हम। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है अब। तो जो पहला प्रश्न है इसकी तरफ ध्यान दें। सबसे पहले लिखा हुआ है गुण के आधार पर, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो देखो तत्वों को ऊपर लिखा हुआ है धातु, अधातु तथा उपधातु। ये 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलें। तो 2 में लिखा हुआ है कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो अभी मैंने बताया था, जब मैंने धातु के बारे में बताया था तो उसी में जिक्र किया था मैंने कि जो पारा है, पारा या उसको मरकरी कहा जाता है, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आगे चलें। प्रश्न नंबर 3। वीडियो को लाइक कर दें, अंत तक देखें। ये जितने भी प्रश्न इसमें हैं सभी धातु, अधातु और उपधातु अभ्यास से लिए गए हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी। अच्छा चलें तो
लिखा हुआ है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और आयरन। धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है? अभी मैंने सुचालक धातु के बारे में बताया था कि जो सबसे अच्छी सुचालक धातु है वो सिल्वर है, और सिल्वर को का जो प्रतीक है वो Ag होता है। Ag, सिल्वर का प्रतीक Ag, और Ag आंसर नंबर डी में यहाँ दिया गया है। आगे चलें प्रश्न नंबर 4 की तरफ। लिखा है इसमें, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जैसा कि बताया जा चुका है, पतले तारों में जब धातु को खींचा जाता है तो वो तन्यता के गुण में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगा। और तन्यता का जो गुण है सबसे अधिक जो है सोने में होता है, कि सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। चलें आगे प्रश्न की तरफ। वीडियो का अंत तक देखें। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलें प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 में लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट या तंतु बनाने में किया जाता है? तो ये जो धातु है ये टंगस्टन धातु है। जो बल्ब होता है और बल्ब का फिलामेंट होता है जो प्रकाश देता है, यानी बल्ब में एक गूंज होती है और वो गूंज जब उसमें विद्युत गुजारी जाती है तो वो जलती है, तो वो जो धातु है वो टंगस्टन धातु होती है। और इसी टंगस्टन से प्रेस वगैरह में भी जो है आयरन बनाए जाते हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि चैप्टर पढ़ा है धातु, अधातु और उपधातु का, तो ये इसके क्वेश्चन और आंसर आपकी समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियो को ढंग से देखें, ध्यान लगाकर समझ में आ जाएंगे। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? तो जस्ता को Zn कहा जाता है, और Zn जब क्रिया करता है धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, HCl से क्रिया करता है तो ये जिंक क्लोराइड बना देता है, यानी जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना देता है, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो मुक्त हो जाती है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर है हाइड्रोजन। यहाँ पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न 7 की तरफ चलें। तो 7 में लिखा हुआ है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने पर मिश्रण की कौन सी प्रकृति होती है? देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 1-2 नंबर का प्रश्न भी बन जाता है यहाँ पर। तो जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको HCl कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ के हम बात कर रहे हैं, इसको HCl कहा जाता है, और नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहा जाता है। HNO3 कहा जाता है। अब इनको यदि मिला दिया जाए, जब मिलाया जाता है तो ये 3 भाग होते हैं और इसमें 1 भाग होता है, यानी कि 3:1 में इनको मिलाया जाता है। तो 3:1 में जब मिलाया जाता है तो इसके मिश्रण से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसे अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज। और अम्लराज जो है वो क्या होता है? ये संक्षारक का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। और ये 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो उसमें बिल्कुल ये आंसर आप दे देना। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल फिट बैठेंगे। क्लियर होगी बात? अब संक्षारक क्यों है ये? तो संक्षारक इसलिए है कि जब अम्लराज में कोई भी धातु डाली जाती है तो उस धातु को वो संक्षारित कर देता है, यानी उसको थोड़ा गला देता है,
कभी आपने देखा होगा सुनार वगैरह जो काम करते हैं सोने का या चांदी का, वो लोग शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण रखते हैं और उसे अम्लराज कहा जाता है। और उस मिश्रण यानी उस घोल में यानी उस बर्तन में जो भी जिसमें डाला जाता है, तो उसमें आपकी जो धातु है यानी आपके जो आभूषण हैं उनको डाल देता है और डालने के बाद निकाल लेता है, तो वो बिल्कुल वो नए हो जाते हैं यानी वो साफ़ हो जाते हैं। और इसी कारण वो थोड़ा सा उसमें से जो है धातु को निकाल भी लेता है, सोने चांदी को निकाल लेता है उसमें से। तो चलें प्रश्न नंबर 8 की तरफ। लिखा है इसमें प्रश्न नंबर 8, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीज से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, सीधी बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहा जाता है। तो जो H2SO4 है वो मैग्नीज Mn से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, MnSO4 बना देता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अलग निकल जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही रहेगा। धातुएं हमेशा अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 हमेशा निकालेंगी, ये ध्यान रखना है। धातुएं अम्ल से क्रिया करके H2 गैस ही निकालती हैं। चलें आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। लिखा है कौन सी उपधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये ब्रोमीन धातु है, ये ब्रोमीन उपधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाती है। तो चलें प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अब। तो 10 में जो लिखा हुआ है, कौन सी अधातु का घनत्व बहुत सी अधातुओं की अपेक्षा अधिक होता है? तो जो घनत्व है, घनत्व की अगर हम बात करें तो जो हीरा धातु है, हीरा अधातु है सबसे अधिक जो है चमकीला होता है, सबसे अधिक चमकीला होता है। और जब चमकीला होता है तो इसका घनत्व भी बहुत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 11, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का चालन करता है? देखो कार्बन के जो अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये कार्बन के अपरूप कहे जाते हैं। इनमें कौन सा ऐसा अपरूप है जो कि विद्युत का चालन करता है? तो इसमें जो आंसर रहेगा नंबर बी, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो चलें प्रश्न नंबर 12 की तरफ। चलो इस प्रश्न से ही एक प्रश्न है, एल्यूमिनियम यानी Al, एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क और सोडियम के अयस्क। चलो सोडियम तो इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी याद कर लेना, सोडियम के अयस्क और एल्यूमिनियम के अयस्क। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। बॉक्साइट, क्रायोलाइट वगैरह जो हैं ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, एल्यूमिनियम के अयस्क। चलें प्रश्न है 12, फूल धातु में पीटने पर परिवर्तित क्यों नहीं होते हैं? फूल नहीं है, कुछ धातुएं परिवर्तित नहीं होते, चादरों परिवर्तित नहीं होते। तो उस जो है परिस्थिति को क्या कहा जाता है? उसे भंगुर कहा जाता है। जब पीटने पर वो चादर में परिवर्तित नहीं होंगी तो उन्हें भंगुरता का गुण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलें। लिखा है एक अधातु का नाम लिखिए जिसमें चमक होती है। तो चमक वाली जो अधातु है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब अधातु का टॉपिक शुरू किया था।
तो चमक आयोडीन में होती है केवल। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। एक उपधातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है? तो देखो जो उपधातु है वो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। धातु के गुण भी करेगी, अधातु के भी करेगी, और उपधातु तो वो है ही, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 है एमलगम। जो एमलगम है वो क्या होते हैं? तो एमलगम जो हैं ये मिश्र धातुएं होती हैं, जिसमें कुछ धातुएं मिला दी जाती हैं, तो वो मिश्र धातु कही जाती हैं। अलग अलग धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। प्रश्न 16, धातुओं के किस भौतिक गुण के कारण इन्हें मंदिरों या विद्यालयों में घंटी को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? देखो जब मंदिरों विद्यालयों में घंटी बजती है तो वो आवाज़ करती है, और इस आवाज़ के गुण को हम ध्वनि का गुण कहते हैं। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ये ध्वनि के गुण के कारण धातुएं पीटने पर आवाज़ करती हैं। प्रश्न नंबर 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 17, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है, 1 नंबर का, याद रखना। बहुविकल्पीय में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। तो देखो सोडियम जो है उसको हमेशा मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। जो सोडियम है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखना है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 है, किस आम्ल के मिश्रण को प्लेटिनम यानी पीटी धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अब आगे वहीं पे देखो, अभी ऊपर बताया था अम्लराज का नाम लिया था मैंने, तो अम्लराज का जब नाम लिया था तो उसमें बताया भी था कि जो अम्लराज है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी कि 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है, और उसको अम्लराज कहते हैं। 3 हाइड्रोक्लोरिक और 1 नाइट्रिक, तो इसमें यहाँ दोनों ही ऑप्शन आएगा, यानी ये दोनों ही होते हैं जो प्लेटिनम धातु को गलाकर साफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है, ऐसी कौन सी धातु है जिस पर सरलता से जंग नहीं लगता? देखो ये जो धातु है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब इस धातु में जब पाई जाती है तो और धातुओं के मिश्रण नहीं होते हैं। तो ये गोल्ड धातु है, गोल्ड मतलब सोना। ये जो सोना है इस पर जंग नहीं लगता है। और एक धातु यहाँ पर क्रोमियम भी है, तो सोना और क्रोमियम दोनों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। ए और सी दोनों, क्रोमियम भी ऐसी धातु है और गोल्ड भी ऐसी ही धातु है। चलें आगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 में लिखा हुआ है, अधिक क्रियाशील धातु को में कम क्रियाशील धातु मिलाने पर क्या होता है? देखो जब अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु से क्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके नया उत्पाद बनाती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और आप इसे याद भी रख लेना कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें देखो सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और सबसे लास्ट में गोल्ड। गोल्ड क्रियाशील धातु नहीं है, ये सबसे नीचे आती है श्रेणी में। सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम गोल्ड। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में और जिंक मिलाया जाता है, देखो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में जिंक से क्रिया कराई जाती है Zn से। तो जब Zn से क्रिया कराई जाती है इसकी, तो जिंक जो धातु है इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और इसके साथ स्वयं जोड़कर जिंक सल्फेट बना देगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो जिंक धातु है वो कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील है। बस यही विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा भी है और इसका उदाहरण भी दे देना, ZnSO4 बन जाएगा और Cu2 निकल जाएगी यहाँ से। क्लियर, सीधी बात है। अब प्रश्न नंबर 21 है यहाँ पर, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। लिखा है खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है किंतु जस्ते से नहीं। अब देखिए टिन से क्यों किया जाता है। जो टिन है वो जस्ता से कम क्रियाशील है, क्योंकि जो जस्ता है वो ज़्यादा क्रियाशील है। जस्ता मतलब जिंक, ये अधिक क्रियाशील है जस्ता, इसलिए इसे लेपित नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अधिक क्रियाशील कौन है? जस्ता। जब जस्ता ज़्यादा क्रियाशील है तो डिब्बे से क्रिया करके अपना नया उत्पाद बना देगा और सबको खराब कर देगा। चलें अब 22 प्रश्न की तरफ। चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके कारण काले पड़ जाते हैं? तो जो चांदी के बर्तन हैं वो सल्फाइड के कारण, अगर सल्फाइड मिला दिया गया चांदी में तो जल्दी से वो काले पड़ जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 23 है, लोहे के एक अयस्क का नाम बताइए। जो लोहे का अयस्क है वो हेमेटाइट है। यहाँ पर हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3, ये हेमेटाइट का सूत्र है और ये लोहे का एक अयस्क है। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। चलें आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 24 में लिखा हुआ है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जब ऑक्सी एसिटिलीन कहा है तो ऑक्सीजन का ही उपयोग किया इसमें जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती है, उसको जलाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलें। तो 25 में लिखा हुआ है, किस धातु के निष्कर्षण यानी स्वतः अपचयन द्वारा हो जाता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका स्वतः ही अपचयन हो जाएगा? ये धातु कॉपर है और कॉपर ऑप्शन सी में रहेगी। प्रश्न 26, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त विधि का नाम। अब जो सल्फाइड अयस्क हैं इनका सांद्रण जब किया जाता है तो उस विधि को फैन प्लवन विधि के नाम से जाना जाता है। जो फैन प्लवन विधि है वो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगी, तो सी को टिक कर देंगे यहाँ। प्रश्न 27, सबस्टेट्स किसका अयस्क है? ये एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस है सबस्टेट, ये एस्बेस्टस है। किसका अयस्क है? तो जो एस्बेस्टस है वो मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न नंबर 28, 29 और 30 ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको तो याद ही कर लेना भविष्य में। देखो आतिशबाजी में बैंगनी रंग कौन सी धातु देती है? जब आतिशबाजी की जाती है यानी कोई फंक्शन जब होता है, जब उसमें आतिशबाजी होती है तो बैंगनी, हरा, नीला, पीला रंग के जो हैं पटाखे चलते हैं, तो उनमें बैंगनी रंग देने वाला कौन सी धातु है? तो जो बैंगनी रंग है वो धातु
पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो धातु है ये बैंगनी रंग देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आ जाएगा। अगर लाल बैंगनी की बात करें तो लाल बैंगनी रुबिडियम धातु देती है। सोडियम सुनहरा पीला धातु देती है, यहाँ पर सोडियम भी लिखा हुआ है, तो जो सोडियम है वो सुनहरा पीला रंग देती है आतिशबाजी में। और बेरियम सेब जैसा हरा रंग देती है, यानी कि हरा कह सकते हैं। और जो कैल्शियम है वो लाल ईंट जैसा रंग देती है। इनमें सभी जो धातुएं हैं ये अपना अलग अलग रंग देती हैं। जैसे सोडियम पहले बता दिया सुनहरा पीला देगी, पोटेशियम हाँ ऊपर है वीडियो, इसमें इस क्वेश्चन पूछा गया है हरा रंग, तो हरा रंग कौन सा देगी? देखो सोडियम तो सुनहरा पीला देगी, पोटेशियम अभी बताया बैंगनी रंग देती है, बेरियम सेब जैसा लाल रंग देती है, और कैल्शियम ईंट जैसा रंग देती है। तो जो हरा रंग देने वाली धातु है वो बेरियम है, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग देने वाली धातु बेरियम। तो ये जो तीनों ही प्रश्न हैं इनको भविष्य के लिए याद रख लेना। तो आगे प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? अभी बताया था जो विद्युत रसायन श्रेणी है, इन धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, सबसे अधिक जो सक्रिय धातु है वो पोटेशियम धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही रहेगा। पोटेशियम यानी के सबसे सक्रिय धातु है। इसके बाद जो नंबर आता है वो सोडियम का आता है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो कैल्शियम का आएगा, और उसके बाद नंबर मैग्नीशियम का आएगा। सोडियम सबसे पहले, पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है, उसके बाद नंबर दो पर सोडियम, नंबर 3 पर कैल्शियम, और नंबर 4 पर मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये सभी धातुएं चलती चली जाती हैं, और सबसे कम क्रियाशील सोना धातु यानी जिसे Au कहा जाता है। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।